इनकी ये सोच कि मोदी नहीं तो कौन, ये ही डिक्टेटराना सोच है। हम ये समझते हैं देश की डेमोक्रेसी के लिए ये घातक सोच है। ये प्रश्न करना ही गलत है। इनको सरकार में नहीं देखना चाहते, इसलिए हम काम कर रहे हैं कि इनको उखाड़ फेंकना है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, गोदी मीडिया के चलते हैं कि मोदी जी को अपना थैला ढूंढना पड़े, जिसका वो बड़ा चर्चा करते हैं, उस झोले को ढूंढें और फिर फैसला करें उनको किधर जाना है। ये सरकार में है, सारे तंत्रों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मजबूत महसूस कर रहे हैं। जिस दिन ये कुर्सी से बाहर हुए ना, इनके भक्त लोगों को जगह नहीं मिलेगी कहाँ छुपना है। जी मैम, दो सीधा सवाल करते हैं, 2024 में आप क्या देख रहे हैं? बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि एक बार फिर हम सत्ता में आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त प्रचार में बिजी हैं। गुजरात में भी इलेक्शन है, वहीं केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ हम हैं और कोई पार्टी नहीं बची। देखिए, प्रधानमंत्री तो चुनावी मोड से कभी बाहर ही नहीं निकले थे। 2014 से लेके अब 2022 हो गई, वो चुनावों में ही हैं, कभी केंद्र के और कभी राज्यों के। उनको जनता के काम करने के लिए कोई फुर्सत नहीं है। वो जो बोलते हैं 24 घंटे बेचारे बिजी रहते हैं, वो जोड़ तोड़ में बिजी रहते हैं। कहाँ एमएलए, कहाँ एमपी, कितने खरीदने, कितने बेचने, सरकारें कहाँ गिरानी, कहाँ तोड़नी। तो वो प्रचार के मूड में है, तो मैं हैरान नहीं हूँ। वो वही काम ही रहा है उनका। खुद अमित शाह भी कहते थे कि हम हमेशा प्रचार के मूड में रहते हैं 24 घंटे। बिल्कुल, क्योंकि वही सच है, वही सच है। उनकी जो दाव होती है, जो उनकी इवेंट मैनेजमेंट होती है, वो इवेंट मैनेजमेंट करने में यकीन करते हैं। वो जो उनकी इवेंट मैनेजमेंट होती है, जो भी दाव होती है, वो ले दे के या इमीडिएटली कोई स्टेट के चुनाव आ रहे होते हैं और या फिर ऑल इंडिया के चुनावों की तरफ इशारा होता है। उसके लिए वो एजेंडा लगातार टाइम टू टाइम सेट करते चले जाते हैं। तो पहली बात तो मेरा ये जवाब। दूसरा मेरा ये जवाब है, वो तो कहेंगे ही कि हम 2024 में दोबारा आएंगे। हम क्या कहेंगे? हम मजदूर वर्ग की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम 2024 में इनको सरकार में नहीं देखना चाहते, इसलिए हम काम कर रहे हैं कि इनको उखाड़ फेंकना है। आप कह रहे हैं कि इनको उखाड़ के फेंकना है, और अभी तमाम लोग, चाहे युवाओं की बात कर ले, जो जनता महंगाई से परेशान है उनकी भी बात कर रहे हैं, तो वो खुद कहती है कि 2024 में हमें बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन? देखिए, अपने देश पे, अपने अवाम पे, अपने लोगों पे यकीन होना चाहिए। मोदी नहीं थे तो क्या देश नहीं चल रहा था? चल रहा था ना। पंडित नेहरू के बाद लोग कहते थे कि इसके बाद कौन, इंदिरा जी के बाद कहते थे इसके बाद कौन। ठीक है, लोग आए, बहुत से प्रधानमंत्री हुए, तो कोई उसमें कोई इशू नहीं है। देश बहुत बड़ा है और अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो फिर कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए ना। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम नहीं है कि नरेंद्र मोदी सोचे कि वो प्रेसिडेंट हो गए, इसलिए मैं प्रेसिडेंट का दावेदार हूँ तो इसलिए मेरे मुकाबले में कौन होगा। ये व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट में बेहतरीन एमपीज़ कैसे पहुँचे जो आवाम के इश्यूज़ को लेकर आगे बढ़े, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इनकी ये सोच कि मोदी नहीं तो कौन, ये ही डिक्टेटराना सोच है। हम ये समझते हैं देश की डेमोक्रेसी के लिए ये घातक सोच है। ये प्रश्न करना ही गलत है। जो पार्टियां चुनी जाएंगी, जो सरकार बनाएंगी, वो अपने में से नेता चुन लेंगी और कलेक्टिव टीम होगी, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो मिनिस्टर्स की कैबिनेट ने रोल अदा करना होता है और पार्लियामेंट ने पॉलिसी टू पॉलिसी उस पर पोजीशंस लेनी होती है। जी, लेकिन मैम ये सवाल ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप, दोनों ही रूप से इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिस बात में कोई दोहराई नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने वाला कौन? क्योंकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो उसमें बिखराव दिखाई दे रहा है, वो मजबूत नहीं है उस वक्त। बीजेपी बड़ी पार्टी है, गोदी मीडिया के चलते हैं। जी। बीजेपी जब 2014 में जीती है तो 31% वोटों से जीती है और सरकार में बैठ के पूरी कैबिनेट को उतार के, पूरा हिंदू मुस्लिम फसाद का माहौल बना के और पैसा भी बांट के, जात पात के गठबंधन को भी खड़ा करके, सब कुछ और हर हथियार का इस्तेमाल किया, तो भी बीजेपी
37% वोटों पे सरकार में बैठी है। हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि 37% वोटों वाला भी बहुमत एमपीज ले सकते हैं, तो उसकी वजह से ये बैठे हैं। 63% हिंदुस्तानियों ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं दिया। तो 2019 से लेके हम 2022 में हैं और हालात बिगड़ गए हैं, त्राहिमाम हो रहा है। नौजवान सड़कों पे आते हैं, जिनको अग्निवीर बनाने की कई वो भी सड़क पे आ गए, रेलवे पटरियों पे आ गए। किसानों ने 13 महीने लड़ा बॉर्डर पे, किसान अब भी गुस्से में हैं। लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों में उन्होंने घेराबंदी की, युवा मैदान में फिर से उतर रहे हैं। कोरोना की वजह से बीच में आंदोलनों पे थोड़ी रोक थी, लेकिन अब वो आंदोलन फिर तेज हो रहे हैं। हमने 28-29 मार्च को बहुत बड़ी हड़ताल की। तो आप उस तरीके से देखिए ना कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे मजबूत है क्या? नहीं। अगर वो 37% वोटों से उतनी सीटें लेके बैठे थे, आज बीजेपी के खिलाफ माहौल है। बहुमत जनता उनके साथ ना थी ना आज है, इसलिए इनको उखाड़ फेंकना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा माहौल देश में तैयार किया जा सकता है कि मोदी जी को अपना थैला ढूंढना पड़े, जिसका वो बड़ा चर्चा करते हैं, उस झोले को ढूंढें और फिर फैसला करें उनको किधर जाना है। राजपक्सा तो कहीं और भागे और सुना है कि अब वो वापस आना चाहते हैं, ये भी तय कर लें इनको कहाँ भागना है। मैम, बीजेपी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि वो जहाँ सत्ता में नहीं होती वो वहाँ पे जो दूसरी सरकारें होती है उसको तोड़ के मरोड़ के और खुद सत्ता में आ जाती है। तो क्या इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को सत्ता से बड़ा प्यार है? वही सच है और ये इल्ज़ाम नहीं है कि वो तोड़ के मरोड़ के सरकार बनाते हैं, यही सत्य है। हम जानते हैं गोवा में क्या किया था, हम जानते हैं मणिपुर में क्या किया था, हम जानते हैं अभी अभी महाराष्ट्र में किया। पटना में तो वो पकड़े गए, वहाँ भी खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था और वहाँ के सत्ता में बैठी हुई पार्टी को समझ में आ गई और उन्होंने उस चीज़ को हैंडल कर लिया। अभी झारखंड में क्या खेला खेलने की कोशिश हो रही है, दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली के सीएम भी आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं है, यही सच है, यही वो करते हैं। इनका ये कहना इस पार्टी से हम मुक्त भारत बनाएंगे, तो कैसे मुक्त बना रहे हो? क्या अपने नए काडर तैयार कर रहे हो? क्या अपने नए लीडर तैयार कर रहे हो? तुम तो हर पार्टी से जो बने बनाए उनके नेता हैं उनको पकड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो और सरकारें उलट रहे हो, पलट रहे हो, करप्शन का सबसे बड़ा धंधा कर रहे हो। सबसे बड़ी करप्शन और करप्ट पार्टी अगर है तो बीजेपी है और वो दावा ठोके कि हम बहुत मजबूत हैं और हम पाक साफ हैं, तो वो हमको लगता है कि मजाक कर रहे होते हैं। उनको सत्ता से प्यार है, वो सही है, जब तक इनके हाथ में सरकारी तंत्र हैं, ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, यूएपीए है, सेडिशन है, सारी मैनिपुलेशन करते हैं, इवन जुडिशरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार में है, सारे तंत्रों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मजबूत महसूस कर रहे हैं। जिस दिन ये कुर्सी से बाहर हुए ना, इनके भक्त लोगों को जगह नहीं मिलेगी, कहाँ छुपना है। आरएसएस बीजेपी की सोच में जेंडर इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बोलने से नहीं होता। उनकी प्रैक्टिस क्या है? उनकी प्रैक्टिस है घर, महिला को घर की चार दीवारी में होना चाहिए, वहीं उसकी इज्जत होती है। ये उनकी सोच है। उनकी सोच के हिसाब से उनकी डेफिनेशन है कि कौन महिलाएं अच्छी होती हैं, कौन महिलाएं बुरी हैं। कोई सड़क पे निकलेंगी, पत्रकार बनेंगी, काम करने के लिए निकलेंगी, प्रोफेसर बनेंगी, कुछ अगर उनके साथ कुछ बीतता है तो ये कहते हैं घर से बाहर निकली हो तो ये होगा ही। और इनके लोग जो इनका समर्थन करते हैं वो बयान दें कि राखी बांध देनी थी, वो ये इनके सपोर्टर ने कहा था जब निर्भया का केस हुआ। और अभी अभी जो बिल्किस बानो के केस में 11 को छोड़ा गया रिमिशन के तहत, उसके बाद उनको हार पहनाए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है और बीजेपी के एक एमपी जो हैं डिफेंड करते हैं इस चीज़ को। जो
घिनौना अपराध एक कम्युनल पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखने के लिए और दूसरी कम्युनिटी को सबक सिखाने के नाम पे उनकी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने को जस्टिफाई करते हैं, उनसे मैं क्या उम्मीद करूं कि वो महिलाओं के प्रति उनकी कोई सोच होगी या समझ होगी या महिलाओं का आदर सम्मान करेंगे। बीजेपी आरएसएस की परिभाषा में ऐसा कुछ नहीं है। इनकी अभी अभी एक जो बीजेपी की नेता है अरेस्ट हुई है महिला के ऊपर जुल्म करते हुए, आदिवासी। इनकी यूपी के अंदर एक महिला नेत्री थी जो पूरा का पूरा जो बेचारी ऑर्फेन वुमेन थी या गरीब औरतें थी उनके लिए सेंटर चलता था, उनके साथ क्या करते थे। जो बिहार के अंदर कांड हुआ था वो भी बच्चियों के, अनाथ बच्चियों के सुरक्षा का सेंटर था, तो वहाँ पर वो बीजेपी का सज्जन क्या कर रहा था। तो एक के बाद एक जो है इनके नेताओं की भाषण, वाणी, इनके किस्से पकड़े जाना, इनके इस तरीके के कांड पकड़े जाना महिलाओं के ऊपर जुल्म के, वो सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं काहे को उम्मीद करूं कि बीजेपी आरएसएस से किसी न किसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम का कोई सीरियस नारा उठा है। वो नारा सिर्फ नारे के लिए है क्योंकि देश के अंदर बच्चियां, महिलाएं आज बराबरी मांग रही हैं, इज्जत सम्मान मांग रही हैं, तो वो नारा देना जरूरी है। तो नारा दिया उसका मतलब ये थोड़ी है कि उस नारे पे उनको अमल करना है, उनकी सोच के बाहर है ये नारा, वो देना पड़ता है उनको। मैम एक आखिरी और अहम सवाल कि राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा देती है महिला सुरक्षा को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन सवाल ये कि सत्ता में आने से पहले जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो, वो दावा करती हैं, प्रचार प्रसार में पैसा लगाती हैं कि महिला सुरक्षा देंगे। हम देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में महिला सुरक्षा पर काम कब होगा, कब महिलाएं खुद को आज़ाद या सिक्योर फील करें? क्योंकि पहले रात में ये अपराध हुआ करता था, घटनाएं सामने आती थी मामले, लेकिन अब हम देख रहे हैं चाहे अभी हाल ही में दिल्ली में दिन दहाड़े गोली चला देते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों पर लगाम। देखिए ये पूरी हमारे जो सिस्टम है जेंडर इंसेंसिटिव सिस्टम, उसमें बहुत से कामों की ज़रूरत है। सिर्फ चुनाव से पहले प्रॉमिस कर देना और चुनाव के बाद कुछ कर ना पाना इसलिए हो रहा है। चूँकि ज़रूरत है हमारा जो सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है या जो लॉज हैं हमारे, उनकी जो वीकनेस दूर करना, या जो पुलिस सिस्टम और इन्वेस्टिगेशंस है उसका एप्रोप्रिएट होना, जुडिशरी के अंदर ज़्यादातर केसेस के अंदर पनिशमेंट्स हो पाना, आम प्रचार प्रसार के अंदर जो गलत सोच है जेंडर इंसेंसिटिविटी की उसको दूर करने के लिए मेहनत करना, शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी और इन जनरल भी, और फिर जो लीडरशिप हो किसी भी पार्टी की या सरकार के अंदर या सरकार के बाहर, उनका खुद एग्जाम्पल होना कि वो अपने यहाँ टॉलरेट नहीं करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो टॉलरेट नहीं करेंगे। ये बहुत से कदम हैं जिनको उठाए बिना महिलाओं पे अत्याचार खत्म नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैम।